इस चुनाव में जिस तरह से भाषा शैली का प्रयोग हुआ और जहां जहां जिस तरह से मंगलसूत्र की बात हुई, भैंस चोरी की बात हुई, तमाम जो बातें हुई, ये भी सुनने में आ रहा है जहां जहां इस तरह के बयान दिए गए वहां पर बीजेपी हारी है। तो जनता ने नकारा है। ये भी नकारा है क्योंकि अब मोदी का कोई मैजिक नहीं है। राम मंदिर नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं चला, इसलिए पूरा का पूरा मुद्दों पे था कि हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। इस देश में बेरोजगार मतलब महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, दवाओं से त्रस्त हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही। इस चीज से बहुत बड़ा प्रभावित आदमी हुआ। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अब्दुल हफीज गांधी की जो भूमिका रही इस इलेक्शन में, अब तक इन्होंने 3 इलेक्शन सक्रियता से लड़ाए और तीनों इलेक्शनों में जो हमारी स्थिति अच्छी बनी। चेयरमैन भी सपा का है, यहाँ विधायक भी सपा का है, और अब 15 साल बाद हमें इस लोकसभा पर समाजवादी का सांसद मिला। मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब्दुल हफीज गांधी साहब ने शाक्य समाज के लिए आवाज उठाई थी कि कहीं जो चुनाव के 1 साल पहले से आवाज उठाई जा रही थी कि शाक्य को प्रत्याशी बनाया जाए और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुई, क्या सोचते हैं आप? नहीं, सही बात है आपकी। उन्होंने 1.5 साल पहले जो मांग उठाई थी हम लोगों ने, उसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा किया और प्रत्याशी दिया, और आज उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही। वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे जिस तरह से अब्दुल हफीज गांधी के साथ जनता न्याय करेगी, और कहीं ना कहीं 2027 को आप किस तरफ देख रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं? हमारी तो मांग ये है कि जो आप हैं, आप बड़े समाज सेवी हैं, हर वर्ग का आदमी इनको चाहता है, और अगला जो आगे जो आने वाला टाइम में ये प्रतिनिधित्व करने लायक हैं, इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। सीट को आपने जीत हासिल कराई है। देखिए, कोई भी चुनाव है वो समीकरण, प्लानिंग और रणनीति से लड़ा जाता है। अगर ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। निशानदेही करते थे, सवालिया निशान उठते थे, इस बार ईवीएम का तो बिल्कुल ही नाम निशान नहीं आ रहा है। अब ईवीएम सही काम कर रही है। देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं देवेश शाक्य जी, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की थी कि जो हमारा शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य समाज था वो कहीं ना कहीं पहले बीजेपी को वोट करता आया था, तो जो ईवीएम में खराबी थी वो खराबी हमने दूर कर दी और मैंने बहुत रिकवरी किया हमने, और ओवरऑल रिजल्ट तो आपके सामने है कि हम 28,000 वोटों से जीते हैं। ये इलेक्शन पहला इलेक्शन मैंने ऐसा देखा है जो जनता ने अपने हाथों में ले लिया था। हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। अगर हमें कोई क्रेडिट देता है कि हमने इलेक्शन जिता दिया, बिल्कुल गलत बात है। आप मान साहब के बड़ी सोच समझ के बनाया था, सारे वर्गों के लिए, सारे धर्मों के लिए, सारे जातियों के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिसको किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्टेटमेंट दिए थे कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे और बदलने का काम करेंगे, इससे पूरा समाज में एक बौखलाहट आई और दलित और पिछड़ी जातियों ने बड़े लामबंद होके समाजवादी पार्टी को बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया। ये बात स्पष्ट है कि विपक्ष इस बार मजबूत। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये एटा लोकसभा के चुनाव को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा में, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी और वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी, यानी जिनको दोनों ही नाम दिए जाते हैं क्योंकि जिस समस्या पर उन्होंने अगर आवाज उठाई है तो उसका निराकरण होता है, इसलिए उनको समाजसेवी कहा जाता है और कहीं ना कहीं वो काम भी दिखाई देता है। तो एटा लोकसभा की जो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, जहां पर देवेश शाक्य जीते हैं, जिन्होंने पिछले जो पूर्व गवर्नर रहे उनके बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया 2 बार सांसद रहे, उनको भी हरा दिया है। और उसके बाद जहां उनका लगातार सम्मान समारोह हो रहा है, और इस वक्त गंजडुंडवारा में मोहित भाई के आवास पर यहाँ पर तमाम गंजडुंडवारा के लोग मौजूद हैं। मैं कैमरे में दिखाना चाहूंगा, चारों तरफ की तस्वीर आप दिखाइए। चारों तरफ से लोग आए हुए हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब का सम्मान समारोह हो रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि लगभग 2 महीने हो गए और 2 महीने के बाद उनका आना गंजडुंडवारा में हुआ है, और उसके बाद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फतेह हासिल करने के बाद, यानी जीत हासिल करने के बाद, वो आज गंजडुंडवारा पहुंचे, और गंजडुंडवारा पहुंचने के बाद मोहित साहब के आवास पर यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं उनके सम्मान समारोह में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अब्दुल हफीज गांधी साहब से, जिस तरह से उन्होंने एटा लोकसभा की सीट को जीत हासिल कराई है, क्या कुछ इसके पीछे राज रहा और क्या रणनीति बनाई गई थी? बहुत बहुत स्वागत है सर।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और एटा लोकसभा को आपने जीत करके कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखा दिया है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि 2 सीट से पहले 2 बार जो चुनाव हुआ है, पटियाली विधानसभा के रहने वाले हैं और पटियाली पर भी समाजवादी पार्टी की विधानसभा में जीत हुई थी। और उसके बाद यहाँ नगर गंजुडवारा है, जहां पर चेयरमैन साहब को भी इन्होंने अपनी जीत हासिल कराने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। और अब एटा लोकसभा पर यानी बड़ा चुनाव है, सामान्य चुनाव है, क्योंकि इसमें 2 जिलों के लोग वोटिंग करते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जीत के बाद यहाँ पर जो परचम लहराया है, इसीलिए उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये एटा लोकसभा की सीट को आपने जीत हासिल कराई है? देखिए, कोई भी चुनाव है वो समीकरण, प्लानिंग और रणनीति से लड़ा जाता है। अगर ये तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। करीब 2 साल पहले मैं एटा लोकसभा के समीकरण देख रहा था, तो मैंने देखा कि यदि समाजवादी पार्टी किसी तीसरी जाति को नहीं जोड़ती है तब तक यहाँ पर जीतना बहुत मुश्किल है। और हमने उसके बाद देखा कि सबसे जो बड़ी जातियों में एक जाति है वो साक्य समाज है, जिसको आप अलग अलग नामों से जानते हैं, साक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य। तो ये जाति एटा लोकसभा पर 5 विधानसभाओं में बहुत ज्यादा है। तो हमने ये सोचा कि अगर हम इस जाति के लोगों को समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जोड़ पाए तो ये बहुत ही एक मजबूत कदम होगा। और हमने 2 साल पहले एक मांग की थी कि एटा लोकसभा से अगर किसी को समाजवादी पार्टी टिकट देना चाहती है तो वो साक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य समाज का होना चाहिए। हमें ये खुशी है कि ये मांग एटा लोकसभा में मजबूती पकड़ती चली गई और ये मांग लखनऊ पहुंची, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस पर गौर किया और उन्होंने साक्य समाज के प्रत्याशी श्री देवेश साक्य जी पर दाव लगाया। और हम समझते हैं कि जहां हम तीर मारना चाहते थे वो तीर सटीक निशाने पर बैठा। चूंकि साक्य, कुशवाहा, सहनी, मौर्य समाज जो है वो बहुत सीधा समाज है, क्योंकि खेती करते हैं, किसी से लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, इनका प्यार मोहब्बत हर समाज में रहता है। तो इलेक्शन सिर्फ साक्य समाज का व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, बल्कि साक्य समाज के व्यक्तियों से जिनके संबंध होते हैं और भी समाज, वो समाज खुद ब खुद इलेक्शन लड़ने लगे थे। तो ये इलेक्शन इस बार समाजवादी पार्टी ने पीडीए की स्ट्रेटेजी पर लड़ा है, जो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उस स्ट्रेटेजी पे इलेक्शन लड़ा गया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि हमने एटा लोकसभा पे करीब करीब 28,000 वोटों से जीत हासिल की है। और ये छोटी बड़ी जीत नहीं है, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने हराया है, माननीय राजवीर सिंह राजू भैया जी, वो कल्याण सिंह जी के बेटे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं और बहुत ताकतवर परिवार है। उस परिवार को हराना बहुत मुश्किल था। 15 साल से ये परिवार यहाँ पर राजनीति कर रहा था, लेकिन हमने कुछ ऐसी कमियां पकड़ी जिन कमियों को हमने पब्लिक के सामने रखा और पब्लिक ने इसे स्वीकार किया। जैसे राजवीर सिंह राजू भैया का क्षेत्र में नहीं आना, अलीगढ़ में रहना। बीजेपी के लोग भी कहीं ना कहीं अंदर खाने नाराज दिखते थे, जो उस वक्त के मौजूदा सांसद थे राजवीर सिंह राजू भैया जी से। और भी बहुत सारे हमने फैक्टर देखे और इन सभी फैक्टर्स पे हमने काम किया। हमने सभी समाजों के लोगों को जोड़ने का काम किया। आप ये देखिए कि दलित समाज ने बहुत बड़ी तादाद में हमको वोट दिया। इसी के साथ साथ जो और भी हमारी ओबीसी जातियां हैं, जो हिंदू समाज की ओबीसी जातियां हैं, उन्होंने भी वोट दिया। तो जो समाजवादी का परंपरागत वोट था वो तो हमें मिला ही मिला, लेकिन इस बार जो गैर परंपरागत वोट है, जो समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिलता था, वो इस बार एटा लोकसभा पे और दूसरी लोकसभाओं पे समाजवादी पार्टी को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी थी हमारी कि हम तीसरी जाति को जोड़कर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो अखिलेश यादव जी ने भी एक फॉर्मूला बनाया था पीडीए का, पीडीए हमारी रणनीति है, इंडिया गठबंधन था हमारा, लेकिन पीडीए हमारी रणनीति थी और उसी का नतीजा यह है कि पूरे गठबंधन की करीब 43 सीटें निकली उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारी समाजवादी पार्टी की 37 सीटें निकली। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान से जो निर्देश मिले थे उसी के तहत चुनाव हुआ है। और इस बार एक बार और खास बात बता दूं कि इस बार लहर नहीं थी, कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति पर जो चुनाव हुआ है। एक बात और जानना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग ईवीएम पर निशानदेही करते थे, सवालिया निशान उठते थे, इस बार ईवीएम का तो बिल्कुल ही नाम निशान नहीं आ रहा है। अब ईवीएम सही काम कर रही है? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी हैं देवेश साक्य जी, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि जो हमारा साक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य समाज था वो कहीं ना कहीं पहले बीजेपी को वोट करता आया था। तो जो ईवीएम में खराबी थी वो खराबी हमने दूर कर दी। हमने साक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य समाज को अपने साथ ले लिया। तो वो जो ईवीएम में मशीन कभी कभी गड़बड़ करती थी
तो वो गड़बड़ी हमने पहले ही रोक दी, क्योंकि हमने जो तीसरा समाज है साक्य कुशवाहा सैनी मौर्य, उनके प्रत्याशी को हमने टिकट दे दिया। और दूसरा, हमने काफी निगरानी की। 25 दिन हम मंडी के सामने बैठे हैं, एटा मंडी में भी और कासगंज मंडी चलिए में। आप राज बताइए, एटा लोकसभा पर कहां कहां आपने जो है जीत हासिल की? क्योंकि सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी मतगणना की तो राजू भैया जी आगे चल रहे थे, उसके बाद ये देखा गया कि बीच में एक बार ये आगे आए, 2 बार पीछे हुए आप, फिर लगातार आप ऊपर रहे, तो क्या कुछ रहा, कहां कहां वोट आपको मिला, किस तरह का? देखिए, पूरे दिन की मतगणना में हम सिर्फ 2 बार पीछे हुए हैं, वो भी बहुत कम मतों से, और हम पूरा आगे चले हैं। एटा लोकसभा हमारा बहुत अच्छा रहा है, पटियाली विधानसभा अच्छी रही है, और मैं पटियाली विधानसभा के लोगों को और एटा विधानसभा के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जो बैलेंस हमारा कम हो गया था अमापुर में, महारेरा में या कासगंज सदर विधानसभा में, वो पूरा का पूरा बैलेंस पटियाली और एटा लोकसभा ने और एटा विधानसभा ने पूरा कर दिया था। ऐसा नहीं है कि हमें अमापुर में वोट नहीं मिला, बहुत वोट मिला है, क्योंकि 2022 के चुनावों में हम करीब करीब 50,000 से हारे थे विधानसभा का चुनाव अमापुर पे, तो वो पूरा गैप किया और हम इस बार 5,000 से अमापुर हारे हैं लोकसभा में। इसी के तहत आप कासगंज सदर उठाइए, हम 44,000 से हारे थे, इस बार करीब हम 15-16,000 से हारे हैं। महारेरा हम पहले 22,000 से हारा करते थे, इस बार हम 3,000 से हारे हैं। तो लोगों ने बहुत वोट दिया है और मैंने बहुत रिकवरी की है हमने, और ओवरऑल रिजल्ट तो आपके सामने है कि हम 28,000 वोटों से जीते हैं। ये इलेक्शन, पहला इलेक्शन मैंने ऐसा देखा है जो जनता ने अपने हाथों में ले लिया था। हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। अगर हमें कोई क्रेडिट देता है कि हमने इलेक्शन जिता दिया, बिल्कुल गलत बात है। तो आप मानते हैं कि संविधान बचाओ जो चल रहा था वो मुहिम कहीं ना कहीं कामयाब? पहले तो मैं बता दूं कि ये जो हम लोगों को क्रेडिट दिया जा रहा है, हमने इलेक्शन जीता है, हमने नहीं, हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये सारी की सारी जो भूमिका है वो जनता की भूमिका है, और मैं 5 विधानसभा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इलेक्शन अपने हाथ में लेकर उन लोगों को हराया है जो देश में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, जो विकास की राजनीति नहीं करते हैं, जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में आते नहीं है चुनने के बाद, उन लोगों ने जनता को हराने का काम किया। और जो सवाल आपका रहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई थी, हाँ, ये संविधान बचाने की लड़ाई थी, और उसके साथ साथ ये आरक्षण को बचाने की लड़ाई थी। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो संविधान के तहत बनी हैं, उन संस्थाओं को भी कहीं ना कहीं बचाने की लड़ाई थी, क्योंकि जो मौजूदा सरकार थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, वो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही थी या खत्म कर रही थी या उनका गलत इस्तेमाल कर रही थी। तो ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन है, जनता ने अपने हाथ में ले लिया था, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सिर्फ एटा लोकसभा की जनता को नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता को, कि उन्होंने इस वक्त जो विपक्ष कमजोर था, उस पूरे विपक्ष को मजबूती दी है। अब ये सरकार जो भी बनेगी वो निरंकुश नहीं हो सकती। सम्मान समारोह में मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी अशोक चाचा जी। अशोक चाचा जी, आपने चुनाव बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि अब जो चुनाव हुआ है वो मुद्दों पर हुआ या हवा में हुआ है? क्या क्या देख पा रहे हैं? मुद्दों में हुआ, मुद्दों से हुआ है। और हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे गांधी जी हैं, इसके कुशल नेतृत्व में इन्होंने जो रणनीति बनाई उसका मैं इस चीज पर आऊंगा, लेकिन देश की निगाहें कहीं ना कहीं एक ब्रांड माना जाता है नरेंद्र मोदी जी को। जिस तरह से देश की निगाहें और देश की राजनीति अयोध्या पर टिकी हुई है, आपने देखा होगा फैजाबाद सीट से जो चुनाव की जो रूपरेखा और कहीं ना कहीं जो वोट को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, वहां तो बीजेपी हार गई, और जो देश के प्रधानमंत्री महज 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। किस तरफ देख पा रहे हैं इस बार 2024 और 19 में क्या अंतर नजर आया? देखिए, इस समय दलित और पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज पूरा का पूरा लगा हुआ था कि किस तरह संविधान बचे, और संविधान की लड़ाई इस तरह की है कि अगर संविधान खत्म हो जाता है तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। बाबा साहब के जो बड़ी सोच समझ के बनाया था, सारे वर्गों के लिए, सारे धर्मों के लिए, सारे जातियों के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिसको किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्टेटमेंट दिए थे कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे और बदलने का काम करेंगे, इससे पूरा समाज में एक बौखलाहट आई, और दलित और पिछड़ी जातियों ने बड़े लामबंद होके समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिया। इस चुनाव में जिस तरह से भाषा शैली का प्रयोग हुआ और जहां जहां जिस तरह से मंगलसूत्र की बात हुई, भैंस चोरी की बात हुई, तमाम जो बातें हुई, ये भी सुनने में आ रहा है जहां जहां इस तरह के बयान दिए गए वहां पर बीजेपी हारी है। तो जनता ने नकारा है, ये भी नकारा है, क्योंकि अब मोदी का कोई मैजिक नहीं है। राम मंदिर नहीं चला, हिंदू मुस्लिम नहीं चला, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं चला, इसलिए पूरा का पूरा मुद्दों पे था कि हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। इस देश में बेरोजगार महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, दवाओं से त्रस्त हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही। इस चीज़ से बहुत बड़ा प्रभावित आदमी हुआ, और लोगों ने यहाँ तक कहा कि 5 किलो से हमें कुछ नहीं होना है, हमें रोजगार दीजिए जिससे कि हम खुद 5 किलो नहीं और 10 किलो खरीद के हम पूरा खर्चा चला लें।
अब आता हूं मैं एटा लोकसभा पर। जिस तरह से समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी साहब का जिक्र करूं तो लोगों में चर्चा चल रही है कि गांधी जी ने बहुत मेहनत की। आप क्या कहते हैं? चर्चा ही नहीं चल रही है। मैं पूरा का पूरा श्रेय कुशल नेतृत्व तो गांधी जी का जो रहा, उसमें जो रणनीति बनाई, जो किलेबंदी की, उससे हमको सफलता मिली। और हमारे जो कार्यकर्ता थे वो गांव गांव घर घर जाके वोट मांग रहे थे। और जैसा कि गांधी जी ने कहा कि ये चुनाव जो है जनता लड़ रही थी, जब हम लोग जाते थे क्षेत्र में तो लोग कहते क्यों घूम रहे हो, वो तो वैसे ही जीत रहा है। इस तरह की आवाज़ सुनने को आती थी। लोग कहते थे कि महंगाई रोकने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम लोग अब किसी भी कीमत पर कहीं भी अब किसी बीजेपी को वोट नहीं ये देंगे। पोस्ट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से अब्दुल हफीज गांधी के साथ जनता न्याय करेगी, और कहीं ना कहीं 2027 को आप किस तरफ देख रहे हैं? लोग क्या सोचते हैं? हमारी तो मांग ये है कि जो आप हैं, आप बड़े समाज सेवी हैं, हर वर्ग का आदमी इनको चाहता है, और अगला जो आगे जो आने वाला टाइम में ये प्रतिनिधित्व करने लायक हैं, इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। तो इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूंगा जहां पर सम्मान समारोह चल रहा है अब्दुल हफीज गांधी का, जहां पर जनता आई हुई है, तमाम लोग नगर के आए हुए हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। मोहित भाई से मैं बात करना चाहूंगा। मोहित भाई, आज जो सम्मान समारोह रखा है, कितनी खुशी हो रही है आपको इस कैंडिडेट के जीतने के बाद? बेइंतहा खुशी हो रही है, इसका तो कोई पैमाना नहीं है खुशी नापने का। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि अब्दुल हफीज गांधी की जो भूमिका रही इस इलेक्शन में, अब तक इन्होंने 3 इलेक्शन सक्रियता से लड़ाए और तीनों इलेक्शनों में जो हमारी स्थिति अच्छी बनी। चेयरमैन भी सपा का है, यहाँ विधायक भी सपा का है, और अब 15 साल बाद हमें इस लोकसभा पर समाजवादी का सांसद मिला। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय अब्दुल हफीज गांधी को देना चाहूँगा। और गंजडुंडवारा की आवाम से ये बात कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे नेता को खो मत देना जो आपकी एक आवाज़ पर रात के 12 बजे भी आगे खड़ा हो जाता है, समझ गए। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि हमारे पटियाली कॉन्स्टिट्यूंसी को अब्दुल हफीज गांधी मिला। करना चाहूंगा मैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाक्य जी से। शाक्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब्दुल हफीज गांधी साहब ने शाक्य समाज के लिए आवाज उठाई थी कि कहीं जो चुनाव के 1 साल पहले से आवाज उठाई जा रही थी कि शाक्य को प्रत्याशी बनाया जाए, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुई। क्या सोचते हैं आप? नहीं, सही बात है आपकी। उन्होंने 1.5 साल पहले जो मांग उठाई थी हम लोगों ने, उसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा किया और प्रत्याशी दिया। और आज उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही, जो आज हमारा यह परिणाम देखने को मिला है। और रही बात पटियाली की, जो इतनी बड़ी जीत मिली है, जो पटियाली विधानसभा ने सभी विधानसभाओं को जो हारी थी विधानसभाएं, उन विधानसभाओं की कमी को पूरा करते हुए इस विधानसभा जीत दर्ज की है। इसमें पटियाली की जो टीम है पूरी, ये कोई भी चुनाव एक टीम लड़ती है, एक व्यक्ति कोई चुनाव नहीं जिताता है। इसमें विधायक जी भी रही, और विधानसभा के पदाधिकारी रहे, बूथ के कमेटी के पदाधिकारी रहे, सेक्टर के पदाधिकारी रहे, और तमाम हमारे ऐसे पदाधिकारी रहे जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करी। और उसका परिणाम ये आया कि पटियाली विधानसभा ने इस एटा लोकसभा की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये 2 चेहरे जो आपको देखने को मिल रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज पर, ये 2 चेहरे वो चेहरे हैं जिन्होंने कासगंज और एटा में जहां जहां विकास नहीं हुआ था, चुनाव से पहले 6 दिन की साइकिल यात्रा की थी, और उसी रणनीति के तहत इन दोनों लोगों ने जो काम किया था उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। क्या भूमिका बनाई थी साइकिल यात्रा में आपने? कहाँ जो जिस तरह से आपने साइकिल चलाई, साइकिल यात्रा की, क्या क्या कमियां पाई थी, वहां से कितना वोट आपको हासिल हुआ? आदरणीय गांधी जी और हम लोगों ने जो यात्रा निकाली थी, वो यात्रा का मकसद था कि हम लोग पूरे जिले में यात्रा की, और उस यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा कहाँ क्या समस्याएं हैं, कहाँ की सड़कें खराब हैं, और कहाँ की जनता की क्या समस्या है। वो सारी समस्याओं को हमने नोट किया, और उन समस्याओं को लेकर के आज हम चुनाव में भी गए, और उन्हीं का परिणाम ये आया कि हम चुनाव जीते। तो अब आपको जो पब्लिक ने कहीं ना कहीं जीत तो हासिल करा दी है, अब विकास की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से आपने कमियां देखी हैं, जिस तरह से जेल रोड को आपने देखा था, जिस तरह से आपने बरौना देखा था पटियाली विधानसभा पे, जिस तरह से आपने एटा रोड देखा था, अब क्या भूमिका है आपकी तैयारी? आपने बीच में भी सुना होगा, आदरणीय देवेश शाक्य जो सांसद जी यहाँ से अभी चुने गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले जब मैं जाऊंगा संसद में, तो ये जो बरौना वाला बांध है
उसकी आवाज उठाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी जनता की समस्याएं हैं और सारी समस्याओं को पूरा करने वाले देवेश साक्य जी खड़ा होते रहेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो ये सम्मान समारोह है जिसमें आपको थोड़ा सा मैं और रूबरू करा दूं। शाहिद भाई पटियाली से आए हुए हैं, नगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तारिक साहब, शब्बू भाई बैठे हुए हैं और तमाम लोगों के मैं नाम से रूबरू नहीं हूँ। थोड़ा सा आमिर भाई बैठे हुए हैं, फहीम भाई बैठे हुए हैं और पीछे पूर्व सभासद बैठे हुए हैं, हरिओम जी। और ये देखिए विधानसभा अध्यक्ष हैं पटियाली के मुनेंद्र शाक्य जी, जो कहीं ना कहीं इस चुनाव की अहम भूमिका रहे हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत की है। और एक खास बात और बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं जिसमें जिला अध्यक्ष विक्रम यादव जी का भी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि कासगंज की विधानसभा पर पूरी तरह से उनका फोकस रहा। और कहीं ना कहीं कासगंज पे जो वोट हुआ करते, पिछला चुनाव हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा मार्जिन से हार हुआ करती थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अब रिकवर करने में विक्रम यादव की अहम भूमिका रही है। तो खबरों से जुड़े रहने के लिए A to Z इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।